सभी स्टूडेंट्स के लिए आज यूट्यूब चैनल की शुरुआत हो गई है। तो कक्षा 8 के जो 8 ग्रेड का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला है कि शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब चार ऑप्शन है, हम चार ऑप्शन को देखते हैं। पहला है परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक। मतलब जो शून्य है अगर उसको परिमेय संख्याओं में अपन जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही लग रहा है मुझे। पहला ऑप्शन सही है। फिर भी हम बी वाले ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं कि परिमेय संख्याओं के घटाने के लिए तत्समक। अगर हम परिमेय संख्याओं में से जीरो को घटाएंगे तो फर्क तो नहीं पड़ेगा परिमेय संख्या में। लेकिन यह हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है। हमने योज्य तत्समक पढ़ा है, हमने गुणात्मक तत्समक पढ़ा है, लेकिन हमने ये जो घटाने वाला है ये नहीं पढ़ा है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब सी वाला ऑप्शन लेते हैं कि परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक। मतलब अगर कोई परिमेय संख्या है, अगर उसमें हम गुणा करते हैं जीरो का तो वो संख्या पूरी ही जीरो हो जाएगी। तो ये तो सत्य नहीं है जीरो के लिए, तो ये भी गलत है। अब डी वाला ऑप्शन देखते हैं। डी वाला ऑप्शन में परिमेय संख्याओं के विभाजन के लिए तत्समक। तो जो परिमेय संख्या है उसको विभाजन के लिए तो जीरो का उपयोग करते ही नहीं है, कदापि नहीं करते हैं। तो जीरो तो इसका ऑप्शन इस चौथे वाले के लिए गलत है। तो पहला वाला हमारा राइट है, परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक। तो हमारा पहला सही है, सही ऑप्शन है। तो हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा हमारा प्रश्न है कि 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। मतलब जो 2/3 है उसके समान तुल्य संख्या दूसरी कौन सी है। तो पहले ऑप्शन को उठाते हैं हम, 3/2। तो 3/2 तो इसके समान नहीं है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। अब बी वाला देखते हैं, ए वाला तो गलत हो गया। बी वाला देखते हैं, 4/9। तो 4/9 को हम रखते हैं। अगर हम इसको काटे भी तो एक पहाड़े से दोनों संख्या तो नहीं कट रही, तो ये बी वाला ऑप्शन भी इसके लिए रॉन्ग है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सी वाला। सी वाला जो ऑप्शन है उसमें 4/6 है। तो हम इसको 4/6 को एक बार करके देखते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो हमारा 2/3 है वो ऐसा कैसा आ रहा है जैसा हमें पूछा गया है। तो ये जो सी वाला राइट ऑप्शन है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हम डी वाले को भी देख लेते हैं। डी वाला भी सेम है कि एक पहाड़े से कट नहीं रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो हमारा सी वाला जो है राइट आंसर है दूसरे का। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। मतलब जो मूल रूप है उसमें कौन सी संख्या है। तो चारों ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला है हमारा ए है, 20/30। तो 20/30 तो है ही नहीं, क्योंकि इसको काटेंगे 10 दूना 20, 10 तिया 30। तो कट के ये जो संख्या आ रही है ये मूल रूप में कहाँ है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। अब बी वाले को देखते हैं। तो बी वाले को देखते हैं हम, तो 10/4 है। तो 10/4 भी कट रही है। 2 दूना 4, 2 5 10 कट रही है, लेकिन मूल रूप में नहीं है। हमें मूल रूप वाली संख्या को पहचानना है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। अब हम सी को देखते हैं, क्या सी भी मूल रूप में है। तो सी हमारा मूल रूप में है, क्योंकि अगर हम 1/2 को काटेंगे, काय से काटेंगे, पहले ही एक कटा हुआ है, मतलब मूल रूप में है। अगर आपको लग रहा है, डी वाला देख लेते हैं। डी वाला है 6 - 3, मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये भी कटा और कट के आया, लेकिन हमारा जो सी है वो प्योर रूप में, मानक रूप में है, उसके मूल रूप में है। तो हमारे जो सी वाला जो आंसर है इज द करेक्ट आंसर। तो चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो एक कपड़ा है जिसकी लंबाई है 7/2 मीटर। अगर हम उसमें से 5/3 मीटर कपड़े को अगर हम काट देते हैं, यानी उसको अगर घटा देते हैं, तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 7/2 -5/3। अब इन दोनों का जो नीचे वाले 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आएगा हमारा 6। फिर 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। उस 3 का जो ऊपर 7 इसमें गुणा हो जाएगा। फिर बीच में माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। फिर 3 है, तो 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और उस 2 का गुणा हो जाएगा ये जो ऊपर वाला 5 है इसमें। तो ये गुणा हो गया। अब हमारा 7 तिया 21 -2 पंजे 10/6। तो 21 में से 10 गए तो 11, और नीचे आया 6।
मतलब 11/6 मीटर जो कपड़ा है हमारा वो शेष बच जाएगा। तो चारों ऑप्शन में से जो 11/6 है वो ऑप्शन बी वाला दिख रहा है। तो बी वाला जो आपका उत्तर है। ठीक है। तब अगला अगले वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें है कि एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, तो भूमि का परिमाप कितना है। देखिए, अगर परिमाप निकालना है तो उसके पहले हम परिमाप को समझना पड़ेगा कि परिमाप आखिर होता क्या है। अगर ये मान लो कि कोई भूमि है, तो इस भूमि का हमें चारों ओर की बाउंड्री का हमें नाप निकालना है। तो उसके लिए हम पहले यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट करके वापिस वहीं आएंगे जहां से हम चले थे। तो ये जो पूरी दूरी नापी हमने, ये इसका परिमाप कहलाता है। तो इसके लिए एक सूत्र भी है। सूत्र क्या है कि 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है। तो हम उसके लिए देखते हैं अब की जो लंबाई है वो क्या है। लंबाई हमारी है 17/2 मीटर, तो इसकी जगह हम 17/2 मीटर कर देते हैं। और चौड़ाई क्या है हमारी, 13/2 मीटर। तो जो 13/2 मीटर हमारी चौड़ाई है। अब हमको क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें जो नीचे वाले दो दो हैं इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आया हमारा 2। अब 2 एलसीएम आने के बाद 2 में 2 का भाग दिया तो क्या आया, 1। उस 1 का 17 के साथ गुणा करेंगे तो 17 ही आएगा। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है। फिर 2 का 2 में भाग दिया तो क्या आया, 1। अब उस 1 का ही जो 13 है, ये 13 है, इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 ही आएगा। अब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। ये भी गुणे में, ये भी गुणे में, बीच में गुणा है लेकिन ये पूरा लड्डू बना हुआ है ना, ब्रैकेट है। चलो इसको अगली स्टेप में देख लेते हैं कैसे काटेंगे। और 13 और 17 कितने होते हैं, अगर ऐसे देखो तो 7 और 3 10। 10 की शून्य हासिल आया 1, 2 और 1 हासिल का 3/2। अब इसको आप आसानी से काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है। 2 से 2 गया, बचा क्या, 30। तो आपका आंसर आया 30 मीटर। 30 मीटर कौन सा ऑप्शन है, इन चारों में से जो बी वाला है वो 30 मीटर है। मतलब बी वाला जो हमारा आंसर है वो राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका पांचवे का बी जो है 30 मीटर, वही आपका उत्तर है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, उसकी ओर हम बढ़ते हैं। अगला छठा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि -4/9 धन -4/9 का मान ज्ञात कीजिए। यानी इनका मान ज्ञात करना है। देखिए, जब भी हम सवाल करते हैं ना, तो सवाल करने से पहले हमें जो हल है, हल लिखना जरूरी है। हल लिखोगे ना तो सामने वाले को पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है इसको हम हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो हम लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, दिया है करके लिखेंगे, दिया है। और फिर क्या दिया है उसको लिखेंगे, -4/9 प्लस माइनस के 4/9। फिर आउटपुट में बराबर करके लिखेंगे। अगर बराबर इधर है तो फिर इधर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इधर भी नहीं है तो हम इधर को लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम किसी भी स्टेप को करते हैं तो बराबर लगाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इन दोनों के नीचे 9 9 है, तो इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 9 ही आएगा। अगर 9 ही एलसीएम आता है तो 9 में 9 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और उस 1 का इस -4 में गुणा करेंगे तो ये कि ये ही आएगा, कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो दूसरी संख्या है हमारी, वो क्या है, वो भी 9 है। तो 9 में 9 का क्या करेंगे, भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब उस 1 का -4 के साथ गुणा करेंगे तो -4 ही आएगा। अब ये जो इस ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट को हम खोलेंगे। अब इसको खोलेंगे तो ये जो प्लस माइनस है इनमें आपस में गुणा होगा। तो इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का है तो प्लस का माइनस के साथ गुणा हुआ तो माइनस ही आएगा। फिर ये प्लस और इस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस ही आता है। और नीचे क्या है, 9। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया है, तो इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। तो माइनस, अगर दो संख्या कोई भी माइनस माइनस में हो तो वो आपस में जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही आता है। तो ये -4 और -4 कितने हो गए, -8/9। तो हमारा जो आंसर है वो -8/9 है। ये इसका मान है, -8/9। तो ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि सर समझ में नहीं आया है, या फिर और कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछ सकते हो। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 की ओर।
तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सरल कीजिए। सरल में क्या करना है कि 3/7 गुणे 28/15 भागी 14/5। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे दिया है, गिवन दैट, दिया है। उसके बाद जो भी दिया है उसको बराबर करके लिखेंगे। अगर इसमें बराबर नहीं है तो हम इसके आगे ही बराबर लगा के इस वाले डिजिट को, इस वाले स्टेप को लिख सकते हैं। 1/15 भागी 14/5। अब देखिए, ये ऐसी स्टेज जब भी आती है इसमें गुणा भी रहता है, भाग भी रहता है, प्लस भी वही रहता है, माइनस भी रहता है। तो सबसे पहले आपको भाग को हल करना है, यानी जो भाग रहता है, जो डिवाइड का रहता है, उस वाली स्टेप को सबसे पहले सोल्व करना है। ये नियम है, हमेशा हमेशा यह नियम है कि इसको सॉल्व करना है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि जब भी हम किसी बटे वाली संख्या को अगर उल्टा दे, यानी उसको पलटा दे, अगर उसको पलटा देते हैं तो ये इसके आगे का जो चिन्ह है ये गुणे में परिवर्तित हो जाता है। ये अगर 14/5 है तो 5/14 कर देंगे तो ये गुणे में हो जाएगा। अब ये गुणे में हो जाएगा तब हमारा ये भी, ये सभी आपस में गुणे में ही है तो ये आसानी से कट सकती है एक दूसरे से। तो हम इसको काटने की कोशिश करते हैं। देखिए, 5 × 5, 5×3 = 15। अब ये जो 3 है, इस 3 को इस 3 से काट देते हैं। ये 3 इस 3 से कट गया। अब क्या बचा हमारे पास? 7 के पाड़े में 14, 14 × 14, 14×2 = 28 आते हैं। अब हमारे पास काटने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सब जो भी काटना था वो सभी कट चुका है। तो अब हमारे पास बचा ऊपर 2, नीचे बचा हमारा 7। तो जो 2/7 है वो हमारा उत्तर है, ये हमारा आंसर है 2/7। तो ये समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, वह है कि एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि चूंकि हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, इसलिए 25/6 घंटे में दूरी तय करेगा। और हम क्या लिखेंगे? बराबर करके 25/6 गुणित 1020 कर देंगे। तो 25/6 गुणित 1020, हम इसको काटेंगे, मतलब इसको सोल्व करेंगे, सरल करेंगे, तो हमारा जो उत्तर है वो आसानी से हमें मिल जाएगा। तो हम इधर साइड में इसको एक बार सोल्व करते हैं। 25/6 गुणित 1020, तो 2 से काटते, 2×3 = 6, 2×5 = 10, 2 × 2 = 0, 510, फिर 3 × 3 2 बचा, 3 × 7 3 से कट रहा है पूरा, 3 × 3, 3 × 3 2 बचा, तो 21 हो गए, 3 × 7 21, और फिर 0 बचा, मतलब 170 और 25 का गुणा हो रहा है आपस में। ठीक है, तो हम इसको काट देते हैं। तो इधर आया है 25, और इसको इससे भाग दिया तो क्या आया हमारा? 170। अगर हम काट के भी देख ले, 6 × 6, 6 × 6 कितना बचा? 4, 6×7 = 42, और 0 बचा, ये 0 यहाँ पे लिख दिया। तो ये 170 इधर आ गया और 25 इधर आ गया। अब 25 में 170 का गुणा करना है, तो करो। 25 में 170 का गुणा कर लो। ये 170 है, ये 25 के, 25 शून्यम शून्य, 25×7 = 175, 175 का 5 हासिल आया 17। तो 25 से कम 25 और 17 कितने हुए? तो 25 और 10 35, और 35 और 7 कितने हुए गए? 42, 42 हो गए ना। तो ये अगर 4250, 4250 किलोमीटर, मतलब
आपको ऐसा लिखना है फिर अंत में कि अतः, और क्वेश्चन में से लिखना है कि वह हवाई जहाज 25/6 घंटे में 4250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आया समझ में? तो इसी तरीके से ये वाला हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर का, इसमें है कि इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम बराबर करके एक बार इसको उतार लेते हैं। ठीक है, हमने इसको पूरा सॉल्व कर मतलब ऐसा उतार लिया है सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट ब्रैकेट है, ब्रैकेट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपस में। तो ये तो इंटू में है, तो इसके लिए इस यहाँ पे माइनस, इसलिए इसमें ब्रैकेट लगाया है। अब हम इसका अगर इंटू है तो इसका डायरेक्ट इंटू इसमें कर सकते हैं। तो 6×3 = 18, 18 आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसके आगे माइनस है, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस आता है। अब 12 में 5 का करेंगे तो 12×5 = 60, फिर बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह, ये लगा दिया हमने। फिर यहाँ भी दोनों के बीच में इंटू है, मतलब गुणे का चिन्ह है, तो 6×5 = 30 और 12×5 = 60। अब दोनों के नीचे मतलब जो बटे में है वो 60 है, इधर भी और इधर भी। तो 60 है तो दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। एलसीएम लिया तो क्या आया, 60। 60 आया। अब 60 आने पर 60 में 60 का भाग दिया तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब उससे 1 का -18 के साथ गुणा करेंगे तो -18 ही आएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है, ये लगा दिया। फिर दूसरी संख्या भी 60 है, 60 में 60 का भाग दिया तो क्या आया, 1 आया। और उस 1 का 30 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 30 ही आएगा। तो अब हमारे साथ हमको ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये 18 माइनस का है, 30 प्लस का है, मतलब यहाँ पे घटा हो जाएगा। तो 30 में से 18 गए तो कितने बचे, 10 में से 8 गए तो 2। ठीक है। अब इधर 10 था, इधर इधर उधार दे दिया, तो इधर 2 ही बचा, 2 में से 1 गए तो 1, मतलब 12 बचा, वो भी काय का, प्लस का, मतलब 12/60। इसको हम और सरल करेंगे, और सरल करने के लिए मतलब इसको अगर हम काट भी सकते हैं। काटेंगे कैसे, कि 12/60 है तो 12/60 है तो 12 × 1 = 12, 12×5 = 60। इसका उत्तर 1/5 भी आ सकता है, यानी 1/5 भी इसका उत्तर सही है, और 12/60 भी इसका उत्तर सही है। तो ये भी उत्तर है और ये भी उत्तर हो सकता है। या तो आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हो या यहाँ तक भी कर सकते हो, आपके उत्तर दोनों सही है। ये हुआ हमारे प्रश्न नंबर 90 का उत्तर। अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 10 आता है। प्रश्न नंबर 10 है कि यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। मतलब ये कह रहा है कि एक 143/2 मीटर का लंबा टुकड़ा है तार का, उसको 26 टुकड़ों में बांटना है, वो भी बराबर बराबर। तो प्रत्येक की लंबाई क्या होगी, क्योंकि प्रत्येक की लंबाई तो समान ही होगी, एक जैसी होगी, क्योंकि वो कह रहा है कि बराबर बराबर लंबाई के। ठीक है। तो हम इसको करते हैं। तो तार की लंबाई, सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद तार की लंबाई। तार की लंबाई है 143/2 मीटर। अब क्या करना है कि 26 टुकड़े करने पर, अगर हम इसके 26 टुकड़े करते हैं तो हमको सिंपल सी बात है कि 143/2 में 26 का हमको भाग देना है। तो 26 का हम डिवाइड कर देते हैं, तो 143/2 भागी 26। ठीक है। अब हम कुछ और सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, 143/2, अब इस 26 के नीचे कुछ भी नहीं है बटे में, मतलब इसको 1 लिख सकते हैं बटे में। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी संख्या के आगे अगर भागित का चिन्ह हो और हम उसको गुणित में करना हो, तो हम उस संख्या को, उस बटे वाली संख्या को पलटा देंगे, तो उसके जो आगे जो भी चिन्ह है भाग का है तो गुणे में हो जाएगा। तो ये 1/26 हो गया। अब हम इसको आसानी से काट सकते हैं, कट जाएगा। देखते हैं काट के कटता है कि नहीं। तो इसको काटते हैं।
13 के पहाड़े से। 13 दूना 26, तो 13 एकम 13, एक बचा, फिर 13 एकम 13, तो ऊपर आए 11, नीचे है 2 × 2, तो आपका आ गया 11/2 दूना 4, तो 11/4 मीटर के 26 टुकड़े हो जाएंगे, बराबर बराबर, मतलब एक टुकड़ा जो है वो 11/4 मीटर का बनेगा। ठीक है, तो आप उत्तर में क्या लिखोगे? अतः, अतः करके जहां से आपसे जो चीज पूछी गई है वो चीज आपको बतानी है कि अतः 11/4 मीटर के 26 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा लिख देना, या बराबर 11/4 मीटर के 26 टुकड़े बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन। अब हम 11वें नंबर पे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है 11वां वाला, उसमें है कि एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है, तो वह इसे अपने एक पुत्र और दो पुत्रियों में बराबर बांटना चाहता है। तो प्रत्येक के भाग का जो क्षेत्रफल है वह प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे। हल लिखने के पहले हमें यह लिखना पड़ेगा कि उसको इसके कितने पुत्र कितनी पुत्रियां हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पुत्र, ठीक है, पुत्र एक प्लस पुत्रियां, पुत्रियां कितनी उसकी? दो, दो पुत्रियां एक पुत्र, तो ये दो पुत्रियां हो गई, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। मतलब उसके जो 3 संतान हैं उन तीनों संतान को बराबर बराबर हिस्सा उस भूमि में, उस खेत में हमें देना है। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है, तो खेत का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल कितना है? 49 सही 4/5 हेक्टेयर। तो ये जो 49 सही 4/5 हेक्टेयर है, हमको इसमें सिंपल सा 3 का भाग देना है, तो बराबर बराबर भाग इसके जो है वो बटे हो जाएंगे, उसके भाग हो जाएंगे। सबसे पहले 49 सही 4/5 को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 49 × 5 में वो जो आया उसको, उसमें 4 को जोड़ना है, वो नीचे यही रहेगा। अब हम उसमें भाग देंगे किसका? 3 का, क्योंकि 3 पुत्र है, पुत्र पुत्रियां हैं। तो 49 से 5 का गुणा करेंगे तो 5×5 = 45 का 5, हासिल आया 4, 5 × 20 और 4 = 24, और प्लस 4 ये बटे 5। अब हमें पता है कि इसके आगे भाग है, तो भाग को हमें गुणे में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, और 3/1 है तो हम 1 इसको 3 कर देते हैं, 1/3 कर दिया हमने इसको। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये गुणे में है लेकिन ये प्लस में है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है। तो 245 और 4 249 हो जाएंगे। 249 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1/3। अब 3 से कट रहा है क्या? वो देख लेते हैं। 3 8 24, 3 तारी 9, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 तारी 9, मतलब 83/5। ठीक है, 83/5। तो अगर हम इसको सही में करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16×5 = 80। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 सही 16×5 = 80, 80 और 3 83, मतलब 16 सही 3/5। और अगर हम इसको दशमलव में लिखें तो दशमलव में हम ऐसे भी आ सकता है। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अगर इसे नहीं आए तो आप डायरेक्ट 83 में 5 का भाग दे दो, वो भी आपका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। तो 5 का भाग दो 83 में, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा? 3 बचा, तो ये हो गया हमारा 33, 33 हो गया। तो इसको नहीं काटता हूँ, फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। 33 हो गया, तो 5 6 30। अब 5 6 30 हो गया। अब 30 के बाद वापिस 3 बचा, तो 3 में भाग दिया था जिसकी दशमलव, और उस 3 के आगे शून्य, तो 5 6 30। तो 16.6 हेक्टेयर भूमि प्रत्येक संतान को मिलेगी, यानी 16.6, 16.6 और 16.6, तीनों तीनों को बराबर बराबर हिस्सों में ऐसे बट जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया हमारा। ठीक है, समझ में आया? अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12वां नंबर का, 12वें नंबर के जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि क्या एक सही 2/3 का
गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, अगर है तो क्यों अथवा फिर क्यों नहीं, तो हम देखते हैं कि हल करके लिखेंगे बराबर करके 1/2/3। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो 1/2/3 है इसको हमको पहले सरल करना है, ये भी मिश्र भिन्न टाइप है। तो हमको सरल करने के लिए क्या करेंगे, 1 में 3 का गुणा करेंगे और जो आएगा उसमें 2 को जोड़ देंगे तो ये सरल हो जाएगी। तो 3 एकम 3 प्लस 2/3, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, 5/3। तो ये तो आ गई हमारी सरल भिन्न आ गई इससे। अब इससे हमें क्या करना है कि उसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम होगा, देखते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो 5/3 है ना, 5/3 का प्रतिलोम मतलब इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा उल्टा कर देंगे हम। 5/3 है तो हम इसको कर देंगे 3/5। अगर हम 3/5 को भी और हल करते हैं आगे तो ये दशमलव में हो जाएगा, क्योंकि 5 में 3 का भाग जाता नहीं है, भाग में इसकी 0, फिर दशमलव लगाएंगे और फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 5 एकम 5, 5 6 30। तो इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम है जिसका आया है 0.6। तो अपन लिखेंगे कि हाँ क्या लिखेंगे, हाँ 1/2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है 0.6 है। ये पूछा था हमसे क्या है क्या, तो हमने बोल दिया हाँ है, हमारे सामने स्पष्ट हो गया 0.6 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 वाला। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ये जो निम्नलिखित जो सारणी है, सारणी में जो भी डेटा दिया गया है कि इनमें प्रयुक्त करने वाली जो सामग्री है उनमें सारणी को देख के जो नीचे 2 प्रश्न हमसे पूछे हैं, प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो पहला तो एक पदार्थ है और पुनः प्रयुक्त करने की जो क्वांटिटी है वो हमें दर्शाई गई है। तो कागज है, कागज की कितनी है 5/11, एल्यूमिनियम के डिब्बे जिनकी है 5/8, और कांच है, कांच की है 2/5, और अन्य अन्य की है 3/4। तो हम देखते हैं पहला क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाली संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। तो जो कागज है, कागज पे देखिए आप 5 क्या है 11, तो 5/11 को आपको तुलना करना है 1/2 से कि ये इससे कम है कि ज़्यादा है कि क्या है। तो 5/11 को हम से तुलना करने पर हम काट के देख लेते हैं, फिर भी क्या आता है इसको काट के देख लेते हैं। तो भाग में इसकी 0.44 तो 0.4 आ रहा है, इसका देख लेते हैं। भाग में इसकी 0.2 तो ये तो ज़्यादा है, 1/2 से ज़्यादा है। तो क्या लिखना है कि कागज में प्रयुक्त करने वाली संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। तो 1/2 से ये तो कम है, तो क्या लिखेंगे कि कागज को पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से कम है। इसका क्या आ जाएगा कि कम है 1/2 से कागज। इसका उत्तर तो यही हो गया कि 1/2 से कम है कागज, जो पदार्थ है वो पुनः प्रयुक्त करने वाली जो क्वांटिटी 5/11 वो 1/2 से कम है। ठीक है, अब दूसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन है कि बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये जो भी हमें पदार्थ बताए गए हैं और उनकी जो क्वांटिटी है सामने दर्शाई गई है, तो उनको हम एक बड़े से छोटे क्रम में बनाना है, मतलब घटते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने के लिए हम देखते हैं कैसे व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले इनको दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह का अभाव इसलिए 5/11, तो 5/11 को हम इधर लिख लेते हैं, 5/11 इसको ही कर लेते हैं। तो इसका आएगा भाग में इसकी 0, 1144। ठीक है, इसको एक कर करके देख लेते हैं, 5/8
भागे इसकी शून्य, 8 × 5 = 8 × 6 = 48। ठीक है, 2/5, 2/5 को देखते हैं, भागे इसकी शून्य, 5 × 20, 3/4, भागे इसकी शून्य, 4 × 7 = 28। अब ये भी 0.4 और ये भी 0.4 है, तो इनमें दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने के लिए हमें इसको एक डिजिट और भी आगे करते हैं, इसको सॉल्व। 11 भाग 44, 44 थे और ये 50 थे, तो कितने बचे? 6 बचे। तो 11 × 5 = 55, इसके आगे 5 और लिखा जाएंगे। और इसके आगे भी देखते हैं कि 5 × 20, ये तो 0.4 ही है और ये 0.45 है, मतलब ये वाला तो कम है और ये ज़्यादा है। तो सबसे पहले इन सब में से बड़ा कौन है? 0.7 वाला। 0.7 है अन्य। अन्य जो है ये लिख देता हूँ, चलो इसका उत्तर ये लिख देता हूँ। अन्य सबसे बड़ा है, उससे छोटे पे आएगा हमारा कौन आएगा? 0.6। 0.6 पे कौन है? एल्यूमिनियम के डिब्बे। तो एल्यूमिनियम के डिब्बे ठीक है। अब इससे छोटा कौन आएगा? 0.6 से छोटा देखो 0.4 है कि 0.45 है? 0.4 है। ठीक है, 4 मतलब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब इसके आगे शून्य लगा सकते हो आप। तो 0.40 है में कांच जो है इससे छोटा है। अब इसके आगे कौन है? कांच के आगे कौन है? कागज है। कागज जो है तीसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे क्यों आएगा? क्योंकि ये 5 × 20 ये यहीं पे सोल्व हो गया। 0.4 है, 0.45 है। ठीक है, तो इसके आगे कागज आएगा। कागज आएगा, उसके बाद क्या आएगा? कांच आएगा। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपके कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। और फिर 14 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। देखिए, अगला हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 विद्यार्थी ए, बी और सी अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर और 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो ए करते हैं, तो पहला क्वेश्चन उसने हमसे यह पूछा है कि जो ए और बी की दूरियों का अनुपात क्या है। ठीक है, और दूसरा है कि सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो जो पहला क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं, हल लिखते हैं। हल क्रमांक एक, तो ए और बी की दूरियों का अनुपात क्या है? तो ए विद्यार्थी है, उसकी दूरी कितनी है? 5/4। बी की कितनी है? 3/4। ठीक है, अब अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए अनुपात बी बराबर 5/4 अनुपात 3/4। अनुपात को दो बिंदियों द्वारा दर्शाते हैं, यानी इन दोनों के बीच में से दो बिंदियां लगाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? अनुपात। और अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका अर्थ भी यही होता है। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर 5/4 अनुपात 3/4 अनुपात है, मतलब 5/4 के बटे में 3/4 है, तो इसके बटे में ये 3/4 है, ऐसा इसका कहना है। अगर हम इस 3/4 को ऊपर लेके आएंगे तो ये कन्वर्ट होके आएगा। अभी भाग में है, अभी भाग में है, अगर इसको ऊपर लाएंगे तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, गुणे में क्यों जाएगा? क्योंकि हमको उसको सरल करना है। सरल करने के लिए हमें यह प्रोसेस करना पड़ेगी। तो 5/4 गुणे 4/3। तो सिंपल सी बात है कि गुणे में और 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ऊपर 5 है नीचे 3 है, 5/3 हमारा आंसर है। ठीक है, 5/3 हमारा आंसर है। तो उनकी दूरियों का अनुपात क्या है? 5/3। देट इज योर आंसर। ठीक है, अब पहला वाला हो गया। अब हम दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला है कि सबसे ज्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो ये जो सब बटे में लिखा हुआ है, हमको इसको पहले दशमलव में हम करके देखेंगे, उसके बाद ही बता सकेंगे कि सबसे द्वारा किस विद्यार्थी द्वारा दूरी तय की गई। तो सबसे पहले है 5/4,
तो 5/4 को हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 4 × 4, ठीक है। एक बचा, एक में भागे इसकी 0 दशमलव हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद आ जाएगा 4×2 = 8, ठीक है। अब 4×2 = 8 हो गया। अब अगला क्या है, 3/4, तो 3/4 को देख लेते हैं। तो भाग में इसकी 0 दशमलव, 4×7 = 28। अब तीसरा क्या है, 7/3, देख लो, 3×2 = 6, भाग या इसकी 0, एक बचा था तो 3×4 = 9। अब इनमें से देख लो तुम कि सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। देख लो, ये इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, मतलब ये जो सी वाला है इसकी जो दूरी है सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या लिखोगे कि सी विद्यार्थी की दूरी सबसे ज़्यादा दूरी इसने तय की है। तो सी आपका उत्तर है दूसरे का, और पहला क्या है कि अनुपात 5/3, सी आपका दूसरे का उत्तर है, ठीक है। आया समझ में। अब हम 15 वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा 15 है। 15 में हम इन्होंने एक ऐसी टेबल दे दी है कि जिसमें बताया कि मैजिक वर्ग है और इसमें इसको सॉल्व करो, और ऐसे पंक्ति है, नीचे से टेबल बनी हुई है, और इसमें जो बीच की जो 4 जो खाने हैं, एक खाने को आपको सॉल्व करना है। तो इसकी बहुत लंबी प्रोसेस है, एक्स वाई जेड में प्लस करना है, घटाना है, जोड़ना है, गुणा करना है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, सभी को मिला के उसके बाद इसका आंसर आता है। और जो कि इसका कोई सेंस नहीं है स्टूडेंट के लिए कि ये एग्ज़ाम में से कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन हाँ, आप उस टेबल को भरने के लिए इनके जो 4 के जो बीच में जो 4 बॉक्स है, इनको जरूर आप उतार सकते हो, ठीक है। तो इसको उतार लेना आप, और ये 15 नंबर वाला हमारा पूरा हुआ, तो हमारा जो चैप्टर 1 है वो पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। ओके, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।